हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने ओबीजी एमसीक्यू सेशन की शुरुआत की थी, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं बेटा। एक नए थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आज की जो हमारी थॉट है वह है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इंसान किस्मत और नसीब पर बेटा भरोसा करता है, सिर्फ उसको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, किस्मत पर और हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करना बेटा, क्योंकि मेहनत अगर आप करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। और जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, उसको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले उनके लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए मेहनत करनी है, किस्मत पर भरोसा नहीं करना है। मेहनत करो। ठीक है। अपने आप को बेटा इतना झोंक दो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, किसमें आते हैं? सीएचओ एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ध्यान रखना सिनेरियो बेस बनाया जाए, तो ध्यान अगर 3 से 4 लाइन का बनेगा तो उसको स्टूडेंट क्या बोल देते हैं भाई? एनक्लेक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है। नॉरसेट या एम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को अगर हम 4 से 5 लाइन वाले क्वेश्चन को छोटा कर दें तो वो सीएचओ का बन जाता है। ऐसा स्टूडेंटों का मानना होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे क्वेश्चन छोटा है चाहे बड़ा है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं बेटा। amniocentesis is done to detect of fetal abnormalities except, मतलब कि फीटल की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं डियर? एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस। ठीक है। फीटल की एबनॉर्मलिटी के लिए, मतलब जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 के लिए किया जाता है, एक के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है? एक्सेप्ट का है। ये क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन ही जो एक या दो शब्द होते हैं बेटा, वही क्वेश्चन को गलत कराते हैं। हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और आंसर निकालना है। एमसीक्यू सेशन का मैं शुरू से ही ये बोलता जा रहा हूँ बेटा, जब हमने इस मुहिम को स्टार्ट किया था, कि हमारा जो मेन पर्पज है वो क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन को बेटा आंसर बताकर आगे बढ़ने का नहीं है, कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है और एक ऑप्शन क्यों है। मतलब आप एलिमिनेशन पैटर्न से ऑप्शन को हटाते जाओ, आपका राइट आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ए ऑप्शन, डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल सही बात है बेटा। डाउन सिंड्रोम के लिए तो एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। सर क्यों किया जाता है? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से डियर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज का भी पता लगा सकते हैं, और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज का पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का भी हम क्या कर सकते हैं डियर? पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि डाउन सिंड्रोम क्या है? एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, नहीं है? तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से हम डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है कि भाई बच्चे का जो हेड है वो क्या है बेटा? एबनॉर्मल बनता है। बच्चे का हेड एबनॉर्मल बनता है, या फिर बच्चे का हेड ही नहीं बनेगा। तो इसका ये भी एक क्या है बेटा? एबनॉर्मलिटी है। तो इसका पता भी हम किससे लगा सकते हैं? एमनियोसेंटेसिस से पता लगा सकते हैं। मतलब बी ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो, मतलब लेसिथिन। आपने देखा होगा कि भाई हम एमनियोसेंटेसिस के द्वारा डियर एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या करते हैं कि भाई एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं? निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के बाद हम क्या करते हैं डियर? कि एमनियो
जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, एक परख नली में लेते हैं, परख नली में लेते हैं डियर। ठीक है, परख नली में लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड डाला परख नली में, परख नली में एमनियोटिक फ्लूइड डालने के बाद इसको क्या किया जाता है डियर, सेक किया जाता है। क्या किया जाता है, सेक किया जाता है। कितने, 15 सेकंड के लिए। फिर इसको 15 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, रख देते हैं, मतलब वेट करते हैं। ठीक है, वेट करने के बाद जो ये परख नली मैंने बनाई है इस पर क्या आ जाती है, एक रिंग बन जाती है डियर। क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है, एयर बबल आने लग जाते हैं। अगर ये एयर बबल क्या रहे बेटा, सब मतलब क्या रहे, परसिस्टेंट रहे, लगातार अगर एयर बबल आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है जो फीटल के जो लंग्स हैं, फीटल के जो लंग्स हैं डियर वो क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। फीटल के लंग्स क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। और ध्यान रखना इस पूरे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक बबल टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेक बबल टेस्ट भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई सेक बबल टेस्ट का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, तो आंसर होगा फीटल लंग्स मैच्योरिटी को असेस करने के लिए, मैच्योरिटी को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक बबल टेस्ट किया जाता है डियर। इसका मतलब कि भाई लेसिथिन या स्पिंगोमाइलिन रेशो नॉर्मल अगर हम देखें कि एलएस रेशो कितना होता है, नॉर्मल एलएस रेशो कितना होता है डियर, तो आंसर होगा 2:1। आंसर क्या होगा, 2:1 कि सर कब होता है, 37 बीक पर इतना होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, 37 बीक पर इतना होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भाई 34 बीक पर, 34 मतलब 28 से 34 बीक पर इसका रेशो कितना होता है, तो 1.2:1 होता है। मतलब किसी भी हालत में लेसिथिन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, किससे, स्पिंगोमाइलिन से। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना बेटा 7 मंथ का बच्चा जो बेबी है बेटा वो सरवाइव कर जाता है, लेकिन जो 8 मंथ का जो बेबी होता है वो कम मतलब सरवाइव तो कर जाएगा लेकिन कम चांस होते हैं सरवाइव करने के 8 मंथ के बच्चे को बेटा। इसीलिए अब बताओ कि एलएस रेशो को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज में आ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड को आप कैसे निकालोगे, एमनियोसेंटेसिस से। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से हम इन तीनों का पता कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बच्चा है, ठीक है, बच्चा जन्म से ही क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब माँ के गर्भ से ही बच्चे को क्या है, एमआर की कंडीशन है। क्या आप एमआर की कंडीशन का पता लगा सकते हो, नहीं पता लगा सकते। इसीलिए डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा डियर, राइट होगा। डी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा। तो ध्यान रखना एमनियोसेंटेसिस से हम मेंटल रिटार्डेशन एमआर का पता नहीं कर सकते, इसीलिए डी ऑप्शन ही क्या है अपना, राइट है। ये था बेटा पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आ गया बेटा एमनियोसेंटेसिस का क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। व्हाइल प्रिपेयरिंग ए प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के लिए एक भाई, एमनियोसेंटेसिस के लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। द नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी, ठीक है, नर्स क्या करेगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं डियर कि एमनियोसेंटेसिस का जो मीन्स है वो क्या होता है कि हमें एस्पिरेट करके, एस्पिरेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, निडल की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कब किया जाता है, तो 15 वीक पर ये किया जाता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्ली एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है, अर्ली एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है, तो आंसर होगा डियर 11 से 15 वीक में। 11 से 15 वीक में क्या किया जाता है, अर्ली एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि भाई एमनियोसेंटेसिस के लिए आप वुमेन को क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो नर्स क्या करेगी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन क्या कहता है कि प्रिपेयर हर फॉर आईवी एनेस्थीसिया, कि मतलब आईवी एनेस्थीसिया दो किसको, आप प्रेग्नेंट वुमेन को। नहीं, आईवी एनेस्थीसिया नहीं देते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर या 1000 ml क्या पिला दो, महिला को वाटर पिला दो। क्या पिला दो, वाटर पिला दो। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं और वाटर पिलाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट
डी ऑप्शन है प्लेस हर इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, महिला को क्या करो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाकर, इट मींस साइड लाइन पोजीशन में लिटाकर, साइड लाइन पोजीशन में लिटाकर, साइड लाइन पोजीशन में लिटाकर, मतलब आप क्या करो एमनियोसेंटेसिस करते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, साइड लाइन पोजीशन में हम एमनियोसेंटेसिस नहीं करते हैं, इसके लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, और हमें क्या किया जाता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है, इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड, मतलब महिला को क्या करने के लिए बोलो, यूरिन को क्या करने के लिए बोलो, एक्सक्रेट करने के लिए बोलो, मतलब यूरिन पास करने के लिए बोलो, इसीलिए ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात है, एमनियोसेंटेसिस कर रहे हो तो जिससे प्रेशर क्या हो, कम हो, तो उसके अगर भाई एमनियोसेंटेसिस से पहले अगर महिला को यूरिन पास नहीं कराया तो क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा, और यूरिनरी जैसे ही ब्लैडर फुल होगा तो यूट्रस क्या होगा बेटा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो एमनियोसेंटेसिस से निडल, जब आप निडल इंसर्ट करते हो तो वो बच्चे में प्रिक होने के चांस है, इसीलिए ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम एमनियोसेंटेसिस करें तो उससे पहले महिला को यूरिन पास करने के लिए जरूर कहें, तो इसलिए मतलब सी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सरल था और इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही है, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन को बेटा सॉल्व आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ए 36 ईयर ओल्ड मल्टी ग्रेविडा, एक मतलब 36 साल की एक मल्टी ग्रेविडा है और 14 वीक की गेस्टेशन है, मतलब 14 वीक की क्या है उसको प्रेगनेंसी है, शेड्यूल फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं। द अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ, मतलब ये किसको इंडिकेट करेगा, क्या जीआईटी डिफेक्ट को इंडिकेट करेगा, बिल्कुल नहीं बेटा, क्या ये रीनल डिफेक्ट को, ये भी नहीं, कार्डियक एनोमलीज को भी नहीं करेगा, ये किसको करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। अगर मान लो बेटा कि किसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी अगर कोई कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा प्रोटीन का लेवल, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैं आपको बता दूं कि एनटीडी किसकी कमी से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से मतलब विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, एनटीडी होती है। अगर आपसे पूछे कि भाई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको कितनी डोज फॉलिक एसिड की जानी चाहिए, आंसर होगा 400 माइक्रोग्राम, आंसर क्या होगा 400 माइक्रोग्राम होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको याद रखना है डियर, ठीक है, कि भाई फॉलिक एसिड की डोज कितनी होगी, विटामिन B9 की डोज कितनी होगी, तो 400 माइक्रोग्राम प्रेगनेंसी के टाइम होगी। इस अगर महिला बेटा फॉलिक एसिड को अगर नहीं ले प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके बच्चे में कौन सी कंडीशन होगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। इसीलिए ध्यान रखना कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हुआ तो किसको इंडिकेट करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को इंडिकेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो पीजीआई चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन डियर पूछा गया था, पीजीआई चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई फॉलिक एसिड को स्टार्ट कब करना चाहिए, फॉलिक एसिड को स्टार्ट कब करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा कि भाई जब प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जब कपल क्या करें, प्लानिंग करें किसकी, प्रेगनेंसी की, तब हमें क्या करना है, फॉलिक एसिड को स्टार्ट करना है बेटा। समझ बात आ गई। या फिर आप कह सकते हो कि भाई 1 to 3 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट महिला को प्रेग्नेंट होने से 1 या 3 महीने पहले हमें क्या स्टार्ट कर देनी है, फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देनी है। समझ में बात आई बेटा। तो क्वेश्चन सरल था, इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन भी बेटा आपके सीएचओ जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। समझ में बात आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ने और आंसर करें बेटा। ये क्वेश्चन बेटा एक बार 2017 में जब एम्स जोधपुर एंड ऋषिकेश का जो एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड, मतलब मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था।
ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पिछली कई एग्जामों में पूछा हुआ है और आगे भी कई बार पूछा जा सकता है बेटा। तो क्वेश्चन है कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज एलिवेटेड इन ऑल फॉलोइंग, मतलब सब में इंक्रीज होता है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, एक में नहीं होता है। अब मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन का जो लेवल है बेटा इंक्रीज होता है किसमें, मल्टीपल प्रेगनेंसी में। मैंने आपको बताया भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है, मतलब जब वन मोर फीटस इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर एक से ज्यादा अगर फीटस हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी। और मल्टीपल प्रेगनेंसी में ध्यान रखना बेटा कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए अपना ये ऑप्शन तो राइट हो नहीं सकता। नेक्स्ट, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि एनटीडी में क्या होता है, इंक्रीज होता है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, इसीलिए बी ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बेटा आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन, मतलब आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन में भी इसका लेवल क्या होता है डियर, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है, इसीलिए सी ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन बचा बेटा आपके पास, डी ऑप्शन ही क्या है राइट आंसर, मतलब डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होता है डियर, डिक्रीज होता है। और यहाँ पर यही एक्सेप्ट का क्वेश्चन था कि सब में होता है लेकिन एक में नहीं होता, इसीलिए डाउन सिंड्रोम इज द राइट आंसर, कि डाउन सिंड्रोम के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीएचओ का एग्जाम लिख लेना बेटा। ठीक है, सीएचओ में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग ए पिनार्ड स्टेथोस्कोप बिटवीन, मतलब कि पिनार्ड स्टेथोस्कोप से कि भाई फीटल हार्ट साउंड को डिटेक्ट करने का टाइम क्या होता है, कब डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई कि फीटल हार्ट साउंड को डिटेक्ट दो कंडीशन में, एक तो मान लो कि महिला पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है, मतलब प्राइमी ग्रेविडा है, पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है। नेक्स्ट है मल्टी ग्रेविडा, नेक्स्ट क्या होता है मल्टी ग्रेविडा, मतलब दो या दो से अधिक बार क्या हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है। अगर हम प्राइमी ग्रेविडा के अंदर फीटल हार्ट साउंड को क्या करें डियर, असेस करें, तो हम कब कर सकते हैं, तो हम कब कर सकते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, अगर देखा जाए कि भाई फीटोस्कोप से या स्टेथोस्कोप से, तो हम कर सकते हैं डियर कब, 16 से 18 वीक पर, कब कर सकते हैं 16 से 18 वीक पर। और अगर हम मल्टी ग्रेविडा में देखें तो कब कर सकते हैं, सॉरी 18 से 20 वीक पर, और हम मल्टी ग्रेविडा में 16 से 18 वीक तक क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई कि यहाँ पर ये तो चीज नहीं दे रखी कि भाई प्राइमरी ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा, आपसे ये पूछा है कि स्टेथोस्कोप से कब कर सकते हैं, तो 16 से 18 ये सही हो सकता है, 10 से 12 तो हो ही नहीं सकता। इस समय तो हम किससे यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। 14 से 16 में भी हम कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। लेकिन अर्ली तो यहाँ पर कोई शब्द ही नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। आपके पास बचा ए और सी ऑप्शन। अब देखो, अब 16 से 18 है कि इस समय हर्ट साउंड सही आएगी या इस समय हर्ट साउंड, भाई जितनी ज्यादा प्रेगनेंसी ज्यादा होगी उसी टाइम क्या आएगी बेटा, अच्छी फीटल हर्ट साउंड। मतलब कि ए ऑप्शन को अगर मैं काट दूं तो मतलब कौन सा बचा, सी ऑप्शन बचा, और सी ऑप्शन मतलब 22 से 24 वीक ही अपना क्या होगा डियर, राइट आंसर होगा। 22 से 24 वीक पर फीटल हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं बेटा स्टेथोस्कोप से या फीटोस्कोप से। समझ में बात आई, तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है कि भाई हम कब स्टेथोस्कोप से कब सुनेंगे, अल्ट्रासाउंड से कब सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा आपके नॉरसेट में, एम्स में पूछे जाते हैं। जीटी पाल का, ठीक है बेटा, किसका, जीटी पाल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं, जो जीटी पाल है, ठीक है, इसका
जो अल्फाबेट है ये, इसका मतलब क्या होता है, जी बराबर होता है ग्रेविडा, जी बराबर क्या होता है डियर, ग्रेविडा होता है, टी बराबर टर्म होता है, टी बराबर क्या होता है टर्म, पी बराबर होता है प्री टर्म, पी बराबर क्या होता है प्री टर्म, और बेटा ए बराबर होता है अबॉर्शन, ए बराबर क्या होता है डियर अबॉर्शन, और एल बराबर होता है कि कितने बच्चे जिंदे हैं, लाइव बर्थ ऑफ बेबी, मतलब कितने बच्चे जिंदे हैं, एल का मतलब लाइव बर्थ होता है, ध्यान रखना। तो जीटी पाल का जो आपको मीन्स है बेटा वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो जी मतलब ग्रेविडा, टी मतलब टर्म, पी मतलब प्री टर्म, ए मतलब अबॉर्शन, और एल मतलब लाइव बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन बेटा कि नॉर्सेट 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीटी पाल का क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इसका मतलब एक तो क्या हो गया यहाँ पर ग्रेविडा हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इनमें आपको बेटा वैल्यू रखते चलना। बहुत सरल क्वेश्चन है अगर आपने देखा तो। एक प्रेग्नेंट वुमेन है ड्यूरिंग द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, मतलब कि पहली बार एंटीनेटल विजिट पर आई है। सी हैज ए 2 ईयर ओल्ड सन, मतलब 2 साल पहले उसको एक बेबी हुआ था, कब 40 बी पर, मतलब जब बेबी हुआ था तो जब भी गर्भवती हुई थी इसका मतलब एक, और 40 बर्थ है तो यहाँ पर भी क्या लिख दो डियर 1 लिख दो। समझ में बात आई। ए 5 ईयर ओल्ड डॉटर, 5 साल पहले उसको एक डॉटर भी हुई थी इन 38 वीक पर, मतलब टर्म पर हुई थी, तो जब भी गर्भवती हुई थी तो यहाँ पर भी एक लिख दो, और यहाँ पर भी क्या लिख दो बेटा एक लिख दो भाई। टर्म का मतलब क्या होता है डियर, टर्म का मतलब होता है 37 से और 40 वीक के बीच में। अब 37 से 40 वीक पर हुई तो भी टर्म, 38 वीक पर हुई तो भी टर्म, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा यहाँ से, एंड 7 ईयर ओल्ड ट्विंस डॉटर, मतलब उसके पहले 7 साल पहले, ठीक है, जब वो गर्भवती हुई थी तो कैसी थी, मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, मतलब इसको आपको एक ही ग्रेविडा मानना है भाई, एक ही बार तो गर्भवती हुई थी तब 2 बच्चे पैदा हुए थे बेटा। बॉर्न इन 35 वीक, और 35 वीक मतलब 37 वीक से पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया प्री टर्म हो गया डियर। समझ में बात आई। तो भाई टर्म नहीं है तो हमें इसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 ईयर एगो, मतलब 3 साल पहले सी हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन 10 वीक, अब 3 साल पहले 10 वीक पर उसको क्या हो गया था अबॉर्शन हो गया था। मेरे को एक बात बताओ, अबॉर्शन हुआ लेकिन गर्भवती तो हुई थी, इसीलिए एक ग्रेविडा और हो गया बेटा यहाँ पर। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब अबॉर्शन हुआ था तो एक कहां पर कर देंगे बेटा, यहां पर आप कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूजिंग द जीटीपाल फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अब इसका क्या होगा। अब मेरे को आप ये बताओ कि भाई एक तो अबॉर्शन हुआ था, भाई एक तो क्या हुआ था अबॉर्शन हुआ था, तो अबॉर्शन हुआ था तो लाइव बर्थ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, और लाइव बर्थ का जब है नहीं बेटा तो इसका मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन है, एक भाई वुमेन क्या है एक प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब लाइव बर्थ कितने हैं तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4, मतलब कि 4 तो क्या हो गए डियर, भाई देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार तो क्या हुई थी गर्भवती हुई थी। समझ में बात आ रही है। अब टर्म की टर्म कितने हैं उसके, भाई एक तो 38 वीक पर हुआ था और एक 40 वीक पर, मतलब टर्म देखो एक तो 38 वीक पर था और एक 40 वीक पर था, तो इसका मतलब क्या हुआ डियर, भाई देखो 40 और एक 38, मतलब T2 होगा या नहीं होगा बेटा, तो T2 हो गया तो एक 38 पर एक 40 पर, तो यहाँ पर आप जोड़ो 2 तो आएंगे। नेक्स्ट प्री टर्म, भाई प्री टर्म मतलब कितने वीक पर 35 वीक पर, तो प्री टर्म कितना होगा एक होगा, और अबॉर्शन भी कितनी बार हुआ था डियर, देखो प्री टर्म यहाँ पर एक है, अबॉर्शन यहाँ पर कितना है एक। अब लाइव बर्थ बेबी कितने जिंदे हैं, अब एक तो अबॉर्शन हो गया, और 1 2 3 4, मतलब अब आप ये बोलोगे सर यहाँ तो ये प्रेग्नेंट है, बिल्कुल हम इसको नहीं लगा रहे। यहाँ पर देखना बेटा कि उसके कितने बेबी हुए थे 7 साल पहले 35 वीक पर, मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई थी, मतलब ट्विंस डॉटर थी, तो इसको भाई बच्चे तो लगाए जाएंगे, ग्रेविडा एक माना जाएगा लेकिन बच्चे 2 लगाए जाएंगे, मतलब इसको आप हटाओ प्रेग्नेंट को, तो 1
2 3, ठीक है। तो 3 क्या हो गए बेटा, यहाँ पर क्या हो गए 3, है ना। और हमने क्या लगाया लाइव बर्थ में बेटा 3 और 1 4, मतलब हमने यहाँ पर 1 तो लगा ही लिया था ना, तो 4 हो गए, मतलब L4 होगा। क्या होगा बेटा L4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 4। तो आप जो आपका इसमें आंसर मिल रहा है बेटा आप उसको लगा सकते हो। सर कौन सा, देखो G5, एक तो ये तो गलत हो गया, G4 वाला तो क्या हो गया डियर, गलत हो गया। नेक्स्ट, अब ये इन दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन रहेगा बेटा। G5 बिल्कुल सही बात है, T2 बिल्कुल सही बात है, P2 और यहाँ पर क्या है P1, इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं है बेटा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट होगा। देख लो G5 है, T2 है, P1 है, A1 है और L4 है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है बेटा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और जो वैल्यू है वो आपको वहां पर रखनी है, जो क्वेश्चन जिस जिस प्रकार कहता जाता है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। सरल क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स, नर्स का मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा व्हेन, जब पेरियोडिक एसिलरेशन इन फीटल हार्ट रेट इज ऑब्जर्व। एसिलरेशन का मतलब होता है डियर इंक्रीज होना। क्या होता है, इंक्रीज होना, मतलब पेरियोडिकली, मतलब क्या हो रही है, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती जा रही है। कितने से होगी, 15 बीट पर। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 120 से 160 होती है। अगर इसमें आप क्या जोड़ दो, 15 और जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी, 135 से 175 के लगभग हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है या नहीं है। तो पेरियोडिक एसिलरेशन क्या है, नॉर्मल है। तो अब नर्स क्या करेगी, नोटिफाई डॉक्टर, डॉक्टर को क्या करेगी, इन्फॉर्म। फायदा क्या है भाई करने से, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से फायदा क्या है, जब पल्स रेट क्या हो रही है बच्चे की, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट, कंटिन्यू मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, ये हो सकता है बेटा हम फीटल हार्ट रेट को क्या करें, कंटिन्यू मॉनिटर करें। अब कंटिन्यू मॉनिटर तो हमें तब करना है जब बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्या है, कम है, तो हम कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। तो ये ऑप्शन अपना हो सकता है। नेक्स्ट, रीपोजिशन मदर एंड मदर हर वाइटल साइन, मतलब मदर के वाइटल साइन को क्या करना है, असेस करना है और रीपोजिशन देना है। अब एक बात बताओ, जब बच्चे की फीटल हार्ट रेट नॉर्मल आ ही रही है, बढ़ 15 बीट पर मिनट बढ़ रही है, तो हमें मदर की पोजीशन को चेंज कराने का फायदा क्या है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना गलत हो गया। अब आपके पास बचे बी और डी ऑप्शन। अब एक देखो कि बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज है, यही तो हमें चाहिए। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड इन्फॉर्म मदर अबाउट फीटल वेलबींग, मतलब कि हमें आपने बच्चे की फीटल हार्ट रेट ली और उसको क्या कर दिया बेटा, मेंशन कर दिया डॉक्यूमेंट में, आपका काम पूरा हुआ। मदर को इन्फॉर्म करो कि आपका बेबी क्या है, सही है। यही अपना क्या है बेटा, डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग क्या है, गलत होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई नॉर्मल डेटा आ रहा है और नॉर्मल अगर डेटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की फीटल हार्ट रेट सही है, बच्चा सही है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कर दो, मदर को इन्फॉर्म कर दो कि आपका बेबी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब हम एनएसटी कर रहे हैं उसके दौरान, नर्स वुड अप्लाई द फीटल ट्रांसड्यूसर टू द मैटरनल एब्डोमेन ओवर द, मतलब कि इसमें ये पूछा है कि हम एक पेशेंट की क्या कर रहे हैं, एनएसटी कर रहे हैं, मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। तो नर्स है जो फीटल ट्रांसड्यूसर को कहां पर अप्लाई करेगी, कहां पर रखेगी कि जो बच्चे की फीटल हार्ट रेट है वो क्या है बेटा, क्लियर आए, क्या है, क्लियर साउंड आए। तो सबसे पहले देखो बेटा कि भाई मानो कि ये क्या है, एक पेल्विक एरिया है, ये क्या है, एक पेल्विक एरिया है ये वाला।
ठीक है। और पेल्विक एरिया है तो इसका मतलब ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्या ट्रांसड्यूसर को यहाँ पर रखोगे? बिल्कुल बकवास बात है भाई, यहाँ पर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, फीटल हेड। अब ये बच्चे का मान लो क्या है बेटा, फीटल हेड है नीचे की साइड, क्या ट्रांसड्यूसर को बच्चे के हेड पर रखेंगे? बिल्कुल रॉन्ग आंसर है भाई, बच्चे के हेड पर रखने पर फीटल हेड साउंड कहां से आ जाएगी? तो सी ऑप्शन भी क्या है अपना गलत हो गया। नेक्स्ट, प्लेसेंटा पर, मतलब प्लेसेंटा कहां पर है बेटा? एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पर क्या, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द प्लेसेंटा, उस पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। क्या आप प्लेसेंटा पर रखोगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। प्लेसेंटा पर रखने पर बच्चे की फीटल हार्ट रेट या उनका हमें कैसे पता लगेगा? मतलब ए, सी और डी अपने राइट आंसर नहीं है। अपना राइट आंसर क्या है? फीटल बैग पर, मतलब फीटल की बैक पर आप क्या रखोगे? ट्रांसड्यूसर को रखोगे, जिससे फीटल हार्ट रेट है वो क्या आएंगी? क्लियर साउंड सुनाई देगी बेटा। इसीलिए बी ऑप्शन ही क्या है बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बेटा ईएसआई 2016 में पूछा गया था एग्जाम में। ईएसआई 2016 में कि पैरा इज डिफाइन एज, पैरा को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो क्वेश्चन सरल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा ईएसआई वगैरह में। तो सबसे पहले ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि जो जितनी भी बार गर्भवती हुई है उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं? नहीं, उसकी संख्या को बोलते हैं डियर हम ग्रेविडा। कि महिला कितनी बार क्या हुई है? गर्भवती हुई है, तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे? ग्रेविडा। इसीलिए ए ऑप्शन तो क्या हो गया अपना? खोटा हो गया। नेक्स्ट है, बोर्न फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 38 टू 42 वीक, मतलब 38 से 42 वीक पर बेबी क्या हो? पैदा हो। इसका मतलब इसको हम पैरा नहीं बोलकर क्या बोलेंगे डियर? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोला जाता है। इसीलिए डी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना? खोटा हो गया। नेक्स्ट, बी ऑप्शन, एनी प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी किसको बोलते हैं? 22 वीक। 22 वीक को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। मतलब वाइबिलिटी से पहले अगर क्या हो? प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो, तो डियर उसको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं। और वाइबिलिटी के बाद अगर क्या हो? प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो, वायबिलिटी के बाद अगर प्रेगनेंसी क्या हो डियर? टर्मिनेट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टील बर्थ। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टील बर्थ बोला जाता है। इसीलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना? खोटा हो गया। नेक्स्ट अब बचा कौन सा बेटा? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन ही अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा डियर। सी ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी डन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से भी आगे अगर क्या हो जाए बेटा? प्रेगनेंसी निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। मतलब कि पहले महिला के कितने बच्चे जिंदे हैं, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसको तो हम ग्रेविडा बोलेंगे। लेकिन कितने बच्चे जिंदे हैं प्रीवियस, मतलब पास्ट टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा बोला जाता है। इट मींस पैराइटी बोला जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही क्या हो गया बेटा? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये बेटा आपका धर्म भी है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।